जय हिंद दोस्तों, मैं आप सभी के बीच लेकर आ गया हूँ बीपीएससी टीआरई 3.0 एग्जाम के लिए या फिर 4.0 एग्जाम के लिए मैं टेस्ट सीरीज लेकर आ गया हूँ। और ये टेस्ट सीरीज नंबर है आपका 7। ये 9th-10th का मैथ सब्जेक्ट का बुक से लिया हूँ, ठीक है। और ये रुक्मिणी पब्लिकेशन का सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग 7 नंबर सेट देखने वाले हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो है आपका 71 नंबर से स्टार्ट है और 150 नंबर तक ले क्वेश्चन है, मतलब 80 क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयाँ सन्निकट में निम्न सारणी में दिखाई गई है, ठीक है, नीचे दिखाई गई है। अब इसमें आपको क्या करना है, पत्तियों की माध्यिका की लंबाई यानी माध्यिका निकालना है, ठीक है, यानी माध्यक निकालना है आपको, ठीक है। तो यहाँ देखिए 118 से 126, फिर 127 से 135, फिर देखिए ये थोड़ा सा आपका नॉन ओवरलैपिंग है, तो इसको ओवरलैपिंग में सेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे सेट करेंगे, तो आप इसको आपका निम्न सीमा में 0.5 कम कर लेंगे और उस सीमा में 0.5 बढ़ा लेंगे, आराम से ये सेट हो जाएगा, मतलब ओवरलैपिंग में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे किए हम। तो देखिए हमने कैसे किया है, वहाँ पे 118 था तो 0.5 कम किए तो कितना हो गया, 117.5 हो गया था, ठीक है। और 127 था तो उसमें भले 126 था तो 0.5 बढ़ा दिए तो 126.5 हो गया। इसी तरह से हमने इस यहाँ पे आपका कितना था, तो यहाँ पे आपका 27 था ना, 127, तो 0.5 कम किए तो 126.5। यहाँ पे आपका 100 कितना था, 35 था, तो उसमें आप 0.5 बढ़ा दिए थे यानी 135.5। इस तरह से हमने सेटिंग कर दिया, सबको ऐसा ही कर दिया। तो सब अब देखिए यहाँ वाला और ये वाला सब सेम मिल रहा है, मतलब अब ओवरलैपिंग में चेंज हो गया, आराम हो गया, नहीं तो नहीं बनता। अब इसमें ये जो पतियों की संख्या जो थी दिया था उसको हमने लिख दिया। और यहाँ पे संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, तो ये पहले वाले अंक को लिख देते हैं, है ना, संख्या को, पहले वाले संख्या को ऐसे लिख देते हैं, तिरछा तिरछी जोड़ते जाते हैं। पता होगा आपको, देखिए कैसे। ये 3 हमने यहाँ लिख दिया है, और 3 और 5 कितना हो गया, 8। फिर 9 8 17, फिर 17 और 9 फिर 17 और 12 29, फिर 29 और 5 34, फिर उसी तरह से 34 और 5 आपका कितना हो गया, भले थी 34 से 4 ना है, 34 से 4 कितना हो गया, 38, फिर 38 और 2 40, ठीक है। ऐसे आप जोड़ते आराम से चले जाएंगे। आपको तो आता ही होगा, पहला वाला संख्या लिख दो, फिर तिरछा तिरछी जोड़ते चले जाओगे तो सब आ जाएगा। इस तरह से हमने कर दिया तो ये हमें संचयी बारंबारता निकल गया। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पे जो संचयी बारंबारता का जो लास्ट वाला अंक होता है, इसमें देखिए जो हमें सबसे नीचे आया है ये हमारा कुल योग हो गया। कुल योग एन एन कहलाता है, और एन जो होता है n/2 यहाँ पे हम निकाल लेंगे, तो 40 में 2 से भाग देंगे तो 20 आएगा। अब ये 20 हमें संचयी बारंबारता में खोजना है, चाहे 20 से बड़ा खोज लेना है। तो 20 तो डायरेक्ट नहीं मिला, उससे बड़ा हमें 29 मिला। अब 29 से ही कंपेयर करके हम सब चीज़ निकाल लेंगे। तो देखिए 29 के सामने वाला जाएंगे तो बारंबारता में ये हमारा एफ का मान हो जाएगा, और इसमें सामने में हम जाएंगे तो ये हमें हो जाएगा माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग कितना हो गया, तो देखिए माध्यक वर्ग हमारा हो गया ये वाला, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने वही लिख दिया है, माध्यक वर्ग लिख दिया। तो यहाँ पे जो निम्न सीमा होता है वो एल कहलाता है, और उसके संचयी बारंबारता के सामने वाले में गए थे तो हमें एफ कहलाया, और संचयी बारंबारता के ठीक ऊपर वाले सी एफ कहलाता है। देखिए बता देता हूँ यहाँ, ये संचयी बारंबारता 29 था ना, तो इसका ठीक पहले वाला ये कहलाता है सी एफ। क्या कहलाता है, सी एफ, ठीक है। और ये इसके सामने जाइएगा ये बारंबारता में तो ये कहलाता है एफ, ठीक है। और इसके बीच में जो डिफरेंस है, कितना कितना का डिफरेंस है, 9 का डिफरेंस है, ये आपका एच कहलाएगा, ठीक है, एच। तो यही हमने यहाँ पे सब मान को सेट कर दिया, ठीक है। और ये सब मान लिखने के बाद हम यहाँ पे सूत्र लगा देंगे। माध्यक का सूत्र होता है एल प्लस एन/2 माइनस सी एफ बटा एफ गुणे एच। तेल का मान कितना आया था, जो आया था भर दिए, n/2 का मान 20 निकाले थे, और सी एफ का मान 17 था, एफ का मान आपका कितना निकाले थे, एफ का मान आपका 12 आया था, देखिए, और एच का मान 9 था, ठीक है। एफ का मान 12 था, 12 था। देखिए थोड़ा सा हम फिर से दिखा देते हैं, एफ का मान यहाँ 12 होगा, सॉरी 12 होगा, थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लीजिएगा, एफ का मान 12। चूंकि आप यहाँ से आप डिफरेंस करके घटा के देख लेंगे, 5 में से 5 घटाइएगा तो 0 हो जाएगा, और उसके बाद में 6 में से 7 नहीं घटेगा तो हाँसी लेंगे तो 16 में से 7 गया, 16 में 7 गया आपका, मतलब इसमें आपको देखिए कैसे, यहाँ पे 0.5 को घटा दीजिए, खत्म करिए, तो यहाँ पे कितना है भाई, 3 गो इधर, अच्छा वो इधर 9 गो आ रहा है ना, कितना आ रहा है, 9 9 का अंतर है,
इसमें 9 का अंतर आ रहा है, सॉरी यहाँ पे एफ का मान 12 है और एच का मान 9 है। तो चलिए एफ का मान 12 हम रखें, देखिए तो एफ का मान 12 यहाँ पे कर लीजिएगा, एच का मान 9 कर लीजिएगा, एच का मान 9 कर लीजिएगा, ठीक है। एफ का मान 12, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एफ का मान 12 रखें, एच का मान 9, यहाँ पे तो ठीक सेट किए हैं, उसमें हमें गलती लिखा गया था, उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। यानी एफ के स्थान पे हमें 12 दिया था, यहाँ पे 12 लिखना था, ठीक है। यहाँ पे 12 और एच का मान 9 आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12, यहाँ पे एफ का मान हमें संचयी बराबर संचयी बारंबारता जो हम लिए थे उसके सामने वाला जो बारंबारता में होता है वो होता है आपका एफ का मान, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे अब हम सब मान भर दिए, अब इसको कैलकुलेशन करेंगे। इसको हमने ऐसे ही छाप दिया, इसको 17 में 20 में से 17 घटाया 3 आ गया, 12 है तो 12, आइए 9। अब इसको हम काटा कुटी कर दिए, 3 चौके 12 है ना, ऊपर 9 और नीचे 4, और 9 में 4 से भाग देंगे तो 2.25 आएगा, और इसको हम इसके साथ दोनों को जोड़ देंगे, ये दोनों को जोड़िएगा तो आपका आ जाएगा कितना, 146.75 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 146.75। अगला सवाल ये देखिए, बोल रहा है कि एक किसान अपनी गाय एवं मुर्गी के सिर की गणना करने पर उसकी संख्या 9 का पता लग रहा है, उनकी टांगों की कुल संख्या 26 है, तो गाय की संख्या क्या है, गाय कै गो था। देखिए बनाते इसको। तो देखिए हमने इसको बनाया कैसे भाई, तो इसको हमने कैसे बनाया है, तो इसमें हमने माना कि गाय की संख्या को x मान लिए हैं, ठीक है। और तो मुर्गी कै गो भाई, मुर्गी की संख्या कितना, दोनों गाय और मुर्गी दोनों मिला के 9 गो था, तो जब x गाय है तो मुर्गी कै गो हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न से अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था हम आपको एक बार पढ़ के बता देते हैं, और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, तो ठीक है। इसमें देखिए बोला गया था क्वेश्चन में बोला गया है दोस्तों कि किसान अपनी गाय एवं मुर्गी के सिरों की गणना करने पर उसकी कुल संख्या 9, मतलब गाय और मुर्गी दोनों के सिर तो एक ही एक होता है, दोनों मिला के कै गो था, आपका 9 गो था। तो गाय को x माना तो मुर्गी कै हो जाएगा, 9 - x हो जाएगा, टोटल 9 गो था इसलिए। परंतु उसकी टांगों की कुल संख्या 26 थी, टांग कै गो भाई, टोटल 26। गाय और भैंस के दोनों टांग मिला के, मतलब सबका टांग मिला के कितना था, टोटल 26। तो हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे। अब गाय के टांग तो 4 गो होता है तो 4x, अब मुर्गी की टांग तो 2 गो होता है तो 2 से गुना करेंगे मुर्गी की संख्या में, तो टोटल टांग हमारा 26 हो गया। अब इसके बाद में हम सेट करेंगे, ये 4x रहेंगे, छोड़ दिए, 9 दूना 18 और 2x हो गया, ये 26। हम क्या करेंगे, ये माइनस जो 2x है, अब इसके बाद हमने थोड़ा शॉर्टकट कर दिया है, ये जो -2x है उस पार ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, +2x हो जाएगा। उस पार ले जा रहे हैं लेकिन लिख रहे हैं इधर है, ठीक है। अब हम क्या करें, ये देखिए हाई आपका कितना, नहीं हम डायरेक्ट यहीं पे घटा दिए हैं, देखिए देखिए क्या किए हैं, ये 4 गो x में से ये 2 गो x घट के 2 गो x बच गया भाई, और ये 26 में से 18 उधर जाके घट गया तो भाई 8 गो बच गया, ये 2 से काट दिया 8 को तो 4 बार में, यानी x का मान निकल गया। यही x तो गाय हम माने थे, तो गाय की संख्या कितना हो जाएगा भाई, 4 गो हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 4। आगे देखिए ये वाला सवाल कह रहा है कि 9 गो छात्रों का प्राप्तांक इतना 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 दिया हुआ है, तो इसका माध्य निकालना है। आपको इसका माध्य निकालना है तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो देखिए हमने किया क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, यह माध्य निकालने के लिए टोटल जितना जितना संख्या दिया था टोटल को हमने ऊपर जोड़ दिया, ठीक है। टोटल 10, 2, 16, 12 ये सब जितना दिया था सबको जोड़ दिया। कै गो टोटल था, ये सबको गिनिए कै गो होगा, 9 गो, तो 9 से भाग दे दीजिए, माध्य निकल जाएगा। तो सबको जोड़ने पर 90 आ रहा है, ये 9 से भाग देने पर काटने पर 10 आ जा रहा है, तो यही इसका माध्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो 10 आ रहा था, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला सवाल, ये बोला है भाई कि थीटा का मान क्या होगा, ठीक है। तो थीटा का मान कैसे निकलेगा, बहुत ही आसानी तरीका से इसको हम निकाल सकते हैं। निकालेंगे कैसे भाई, तो देखिए चलिए इसको हम सॉल्व करके भी बता देते हैं। तो देखिए इसको हमने बनाया कैसे है भाई, तो जैसे सवाल दिया था एक बार हमने छाप दिया, लिख दिया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया है, यहाँ पे 90 माइनस थीटा का यूज कर देंगे। तो आप पढ़े होंगे tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है ना भाई, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। तो हम कितना भाई, इसको tan को कहेंगे छोड़ दिए, और 90 में से कितना घटाएंगे कि 63 हो जाएगा, तो 27 गो, ठीक है। अब यहाँ tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट, और थीटा के जगह पे 27 लिए हैं तो कॉट थीटा हो जाएगा सूत्र, ठीक है। ऐसे ही हमने कर दिया है ये दोनों लाइन।
और इसको भी हमने ऐसे ही किया है। तो यहाँ पे कॉस लिखा है और 90 में से कितना घटाएंगे कि 22 को हो जाएगा, यानी 68 को घटाएंगे तो हो जाएगा। और कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। थीटा की जगह पे 68 है तो 68 लिख दीजिए। और इस दोनों को हमने ऐसे ही छाप लिया है। तो ये देखिए साइन 68 से साइन 68 कट गया, ठीक है। अब क्या बच गया, तो अब बच गया ये कॉट 27 है, इधर कॉट थीटा। तो कॉट से कॉट खत्म, तो इधर 27 तो इधर थीटा, यानी थीटा के मान कितना हो गया 27, ठीक है। आंसर हो गया। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 27 हो गया। अगला सवाल देखिए ये वाला, कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 72 धनात्मक गुणनखंडों में से यादृच्छिक चुना गया एक गुणनखंड 11 से कम हो। तो चलिए इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए यहाँ पे हमने किया क्या है, 72 के धनात्मक गुणनखंड कितना कितना से 72 कट सकता है, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 8 से, 9 से, जितना जितना से कटने वाला है हमने लिख दिया। कुल कै गो है, ये टोटल 12 गो है, तो ये कुल हो गया NS, ठीक है, इसका 12 हो गया। और बोल रहा था कि 11 से कम वाला गुणनखंड, 11 से कम वाला, तो आप देख लीजिए यहाँ पे 11 से कम वाला कौन कौन है भाई। तो 11 से यहाँ पे मान लीजिए 11 इसके बीच में रहेगा, इसके से कम वाला यहाँ पे आपका 9 तक ले हो जाएगा। तो ये 11 से कम वाला जो था हमने टोटल लिख दिया। कै गो था टोटल, तो 7 गो था। तो ये इसका घटना हो गया भाई। तो कुल प्रायिकता निकालने का फार्मूला होता है NE/NS, यानी कुल घटना बटा कुल संभावना। तो कुल घटना 7 आया था, कुल संभावना 12 आया था, तो 7/12 इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। देख लीजिए यहाँ पे कुल संभावना 12 और यहाँ पे कुल घटना जो हमें निकल के आया 7, तो 7/12 NE/NS सूत्र से आंसर हो गया। तो देख लीजिए कौन सा हो गया, 7/12, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अब देखते हैं अगला सवाल, ये बोल रहा है कि इतना और इतना के गुणनफल में आपका एक्स स्क्वायर और एक्स के गुणनांकों का योग क्या होगा। पहले हम इसको गुना करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर का गुणांक, फिर एक्स का गुणांक जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे जो पहला था दूसरा जो था आपका बीजीय व्यंजक हमने लिख दिया। इन दोनों को गुना कराएंगे। अब गुना कैसे कराएंगे, देखिए हम गुना कैसे कराएंगे। तो पहले हम 5x से इस 2x स्क्वायर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10x क्यूब। फिर 5x से इसमें करेंगे, 5 3 15x स्क्वायर। फिर 5x से हम 5 में करेंगे तो 5 25x। अब हमने इतना हमने कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया है, अब फिर ये 2 से करेंगे, 2 में 2 एक्स स्क्वायर से, तो 2 दूना 4x स्क्वायर। फिर 2 में हम 3 से करेंगे, 2 3 6 माइनस एक्स। और ये फिर 2 में 5 से, तो 5 दूना 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक जात को एक जगह कर लेंगे, है क्यू वाला जात तो अकेले है, छोड़ दीजिए। यहाँ पे एक्स स्क्वायर यहाँ पे 15 गो है, इधर 4 गो है, तो ये दोनों प्लस माइनस घट के -11x स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे 25 गो एक्स में से 6 गो एक्स कम हो गया, तो 19 गो एक्स आ गया। और ये 10 यहीं छोड़ दिए। अब देखिए हमें जो सवाल बोला था कि एक्स स्क्वायर के गुणांक और एक्स का गुणांक हमें योग करके बताना था। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक -11 आया है और एक्स का गुणांक हमें 19 आया है। और इन दोनों को जोड़ने पर हमें प्लस माइनस घट के कितना आ रहा है, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 19 में से 11 को घट जाएगा, प्लस माइनस घट के कितना आएगा 8 इसका आंसर होगा। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी 8 हो गया। आगे देखते हैं अगला सवाल, कह रहा है कि एक मीनार के शिखर के आधार से 20 मीटर की दूरी पर आधार के तल में ही आपका 45 डिग्री का कोण बनाती है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। ये तो बहुत आसान है, आपका जब भी ऐसा सवाल दे दे, ठीक है, आपसे बोल दिया है कि जो मीनार है उसके शिखर के इसके आधार से भाई कितना, इसके आधार से 20 मीटर की दूरी पर तल से 45 का कोण बना रहा है, ठीक है। आपका इसके आधार से ये जो दूरी है शिखर से कितना भाई, तो 20 मीटर के ये दोनों दूरी जो है आपका ये 20 दे दिया है। और ये बोल रहा है कि भाई कितना, ये 45 का कोण बना रहा है। 45 का जब कोण बना रहा है तो ये मीनार की ऊंचाई, ये वाला आपका ऊंचाई निकालना है। तो आपको ये पता होगा कि ये जब 45 होता है ना, तो 45 में क्या होता है, ये लंब वाला और ये आधार वाला ये दोनों सेम होता है। तो ये अगर 20 है तो हई हो क्या आएगा, 20 से आएगा, ठीक है। तो आपका 20 ही मीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए देख भी लीजिए, इसी तरह से बोला है ना कि ये ऊंचाई निकालना था ना, तो ये इसके सामने वाला ये लंब आई बटा आधार, लंब बटा आधार ये tan 45 बराबर हो जाएगा। इसके हिसाब से tan 45 का मान 1 होगा और तिरछा तिरछी बटा 1 लगा गुना कीजिएगा तो एच का मान क्या आएगा, 20 आएगा। हमने जो बता भी दिया है, ठीक है ना। तो इसका आंसर कौन था, आपका ऑप्शन नंबर है 20। आगे देखते हैं, अब देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ ये देखिए,
आपका ये सवाल बोला है कि चतुर्भुज के कोण दिया है, ये देखिए पहला कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण और ये चौथा कोण, और बोल रहा है कि एक चतुर्भुज होगा। ये कौन सा चतुर्भुज होगा, तो चलिए इसको चेक करते हैं। तो ये चारों कोणों का योग कितना होता है दोस्तों, 360 होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360, इस सब को हमें जोड़ देना है और x का मान निकाल देना है, पता चल जाएगा। तो देखिए हमने क्या किया है कि यहाँ पे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हम लोग जानते हैं 360 होता है। तो चारों जितना भी कोण था, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने जोड़ के 360 लिख दिया। एगो एक्स आ 3 गो एक्स, 4 गो एक्स आ 4 गो एक्स आ 2 गो, 6 गो एक्स, तो 6 गो एक्स लिखा है और ये x बटा 2 यहीं छोड़ दिया। अब देखिए अंक वाला को काम करते हैं। तो देखिए 30 कितना कितना है, यहाँ देखिए 50 गो, और 50 में से 30 गो कम होगा तो 20 गो बचेगा, अब 20 में ही 70 गो जोड़ देंगे तो 90 गो हो जाएगा, 90 गो में ही 10 गो जोड़ेंगे तो 100 गो हो जाएगा, तो 100 गो लिख दिया हूँ। और उधर आपका 360 है। अब आगे बढ़ेंगे हम, तो क्या किए, ये 100 को उधर चले जाके घटा देंगे तो 260 हो जाएगा, और ये 6x में यही x बटा 2 जोड़ेंगे, भिन्न के जोड़ करेंगे तो 6 दूना 12x प्लस x यानी 13x बटा 2 आएगा, इधर आपका 260 आया है। अब हम इसको काट लेंगे तो 13 दूना 26 यानी आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और ये 2 से जैसे ही गुना होगा तो 20 दूना 40 हो जाएगा x का मान। तो हमें x का मान पता चल गया। तो चारों कोण में ही देखिए पहला कोण जो दिया था उसमें हम x का मान हम 40 भर दिए, तो 40 से 20 40 से 50 कितना हो गया, 90। फिर हमें ये दूसरा कोण दिया था, x के जगह हम 20 बनेंगे, भले 40 बनेंगे तो 40 यहीं कितना हो जाती है हमारे 120, 120 में से 30 को घट गया था आपका आ गया 90। फिर हम x के जगह 40 भरेंगे और 2 से भाग देंगे तो 20, तो 20 गो आइए 70 गो कितना हो जाएगा, 90 गो। इसी तरह से फिर हम x की जगह 40 बढ़े, 40 गुना 80 या 10, 90, सब 90 आ रहा है। तो जब टोटल कोण जब 90 90 हो रहा है तो ये सब क्या हो जाएगा भाई, एक आयत होगा, जो कि ऑप्शन में दिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आयत। वर्ग भी हो सकता था लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो आयत ही होगा जिसका प्रत्येक कोण 90 का डिग्री का होता है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि एक गोला एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्याएं समान है, दोनों की त्रिज्या क्या है भाई, समान है। बोल रहा है कि 4 cm है और ये 4 cm है, ये दोनों 4 cm की बात कर रहा है, ठीक है। और उनके आयतन भी बराबर है, दोनों का आयतन बराबर है, तो ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई ज्ञात करना है। चलिए बनाते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमने गोला के आयतन और बेलन के आयतन दोनों को बराबर लिख दिया, दोनों का सूत्र लिख दिया, ठीक है। अब हमें दोनों में जो कट रहा था त्रिज्याएं तो सेम था, इसलिए त्रिज्या एक जैसा लिखे हैं। तो 2 गो आर से 2 गो आर कटेगा तो 1 गो आर इधर बच गया, पाई से पाई भी कट गया तो इधर 4/3 और 1 गो आर बच गया है, और इधर एच, तो एच का ही तो मान निकालना था बेलन का ऊंचाई। तो बेलन का ऊंचाई कितना आ रहा है, 4/3 आर के बराबर हो रहा है। तो देख लीजिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी जो है ना, 4/3 आर सेमी आंसर हो गया। आगे देखते हैं ये वाला, बोल रहा है कि 200 का आपका दो वर्षों में 200 का 2 वर्षों में 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निम्नलिखित में से किसके बराबर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है, देखिए इसको बनाते हैं। तो देखिए इसके लिए एकदम प्यारा सा सूत्र होता है, आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना हो तो सिंपल एक सूत्र है, मूलधन और इसका दर दिया हो तो मूलधन हमें कितना था, 200 दिया था और इसका दर 20% था। अब सूत्र में टाइम दो वर्ष दिया था, मान भरिए आराम से निकल जाएगा। तो यहाँ 200 और यहाँ 20/100 कटे तो 1/5, 1/5 का स्क्वायर यानी 1/25 हो गया, 25 चौका 25 8 200 यानी 8 रुपया इसका आंसर आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 8 रुपया कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं ये वाला, बोल रहा है कि log 10 आधार दिया है इसका, और ये जो आपका एक बहुपद है बराबर 2 के बराबर बोल रहा है, ठीक है। तो बोल रहा है कि x का मान क्या होगा, देखिए बनाते इसको। तो देखिए इसका हमने कैसे सॉल्यूशन किया है, यहाँ पे जो दिया था क्वेश्चन हमने एक बार लिख दिया, उसके बाद हमने क्या किया, ये आपको पता होगा कि इसका आधार जो है ऐसे ही रहता है, उधर से आपका इधर आता है तब पावर में आ जाता है, और ये आपका उधर चला जाता है। आगे देखते हैं, अब क्या हो गया, 10 के स्क्वायर 100 हो गया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और ये 100 को हम उस पार लेकर चले जाएंगे तो जितना में से था उसमें जाके -100 हो जाएगा, बराबर उधर कुछ नहीं तो 0। अब उसके बाद में इसको हम जैसे ही लिख दिए, और ये 45 में से -100 घटा यानी -55 आ गया। अब इसके बाद हम इसका गुणनखंड तोड़ दिए हैं, ठीक है। गुना करने पर 55, जोड़ने घटाने पर 6 आना चाहिए, तो 11 × 5 = 55, 11 में से 5 घट गया तो 6 आ जाएगा, ठीक है।
तो वही हमने काम किया है। अब इसके बाद हम दोनों में से कॉमन लेंगे, तो x कॉमन, तो x माइनस 11, ये दोनों में से कॉमन हमें 5 मिलेगा, तो x माइनस 11। आगे देखते हैं, तो x प्लस 5 हो गया और एगो x माइनस 11 हो गया, और यहाँ बराबर 0। तो x का मान यहाँ प्लस में 5 है तो उधर जाएगा तो माइनस में 5 हो जाएगा, और माइनस में 11 है तो उधर जाएगा तो प्लस में 11 हो जाएगा, यानी x का मान दो गो आंसर आ गया, -5 और 11। तो चलिए, इसमें हमारा ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। -5 और 11 कहीं ऑप्शन में नहीं है, तो इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। आगे देखिए, ये वाला सवाल देखिए, बोल रहा है कि किसी त्रिभुज बने, एक त्रिभुज एबीसी है जिसमें आपका डी जो है आपका भुजा बीसी के मध्य बिंदु, और ई जो रेखाखंड है आपका एडी का मध्य बिंदु है, तो आपका बीईडी और त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, देखते हैं। तो देखिए, जैसे क्वेश्चन बोला है उसके मुताबिक हमने चित्र क्या किया, तो बना दिया। यहाँ पे बोला था कि ए बी सी एक त्रिभुज था, तो ए बी सी बना दिया। उसमें बोला था कि डी जो था बी सी का मध्य बिंदु था, डी जो है आपका है बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। चलिए, ये भी कर दिया। उसके बाद बोला था आपका कि आपका क्या बोला था कि ई जो है एक रेखाखंड ए डी पर मध्य बिंदु पर स्थित है। ई जो है ए डी के मध्य बिंदु पर स्थित है ना। एडी इसको मिला लीजिए और इसके बीच में ई हो गया आपका मध्य बिंदु। अब यहाँ से बोला था कि बी ई डी है, मतलब आपका है एगो बी है, ई है एगो डी, जो त्रिभुज बन रहा है इससे एगो एगो ठीक है, इसका क्षेत्रफल और है बारका जो त्रिभुज हुआ था इसका क्षेत्रफल का अनुपात निकालिए। तो हम चलिए बहुत ही इजी तरीके से बनाएंगे। तो बी ई डी और बी ए आधार दोनों का सेम है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा। बी ई डी, देखिए बी ई डी इसका क्षेत्रफल और बी ई ए है बी ई ए इसका क्षेत्रफल, दोनों का सेम हो जाएगा, जितना ई है उतना ही है। ठीक है, दोनों का आधार सेम था, इसलिए आपका बी ई डी और ए बी डी का अनुपात कितना हो जाएगा, 1:2। बी ई डी देखिए है बी ई डी, और उसके बाद में क्या है ए बी डी, उसके बाद में है ए बी है डी। मतलब जब है एक एक है, मतलब एक एक है, तो अगर कोई पूछ देगा आपका कि है बी ई डी ए बी डी के कितना है, तो 1/2, यानी कहने का मतलब 1:2 है। ठीक है ना, इस तरह से इसको बनाया गया है। इसी प्रकार बी ए बी डी और कौन सी ए ई ए बी सी, ये दोनों का अनुपात भी 1:2 होगा। ए बी डी और ए बी सी, ए बी डी मतलब ही आधा है किसका भाई, पूरे त्रिभुज का, है कि नहीं। तो चलिए इसी तरह से हो गया। अब आपका यहाँ पे बी ई डी और ए बी सी का अनुपात देखिए, तो बी ई डी देख रहे हैं, बी ई डी ये एगो भाग है, और इसके हिसाब से अगर आप बनाते हैं इसको तो कै गो भाग हो जा रहा है, देख रहे हैं। यहाँ से भी अगर आप बना के देखिए तो 1 2 3 4 गो भाग हो रहा है, और एगो का इसमें है बी ई डी का पूछ रहा है और ये बड़का त्रिभुज का पूछ रहा है, तो 1/4 भाग होगा, यानी 1:4 भाग होगा। ठीक है, 1:4 हो जाएगा, तो वही जो हमने निकाला है 1:4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 1:4, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं ये वाला सवाल। ये वाला बोल रहा है कि आपको आंकड़ों पर विचार करना है, ठीक है, और दिए गए बंटन का समानांतर माध्य अगर इतना है तो आवृत्ति यानी एफ का मान, जहाँ पे गायब है ना, ये संख्या नहीं दिया है, इसका मान निकालना है। चलिए निकालते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, इसको ये जो चर दिया था उसको हमने लिख दिया, बारंबारता जो दिया था उसको लिख दिया, और बारंबारता में जहाँ पे अंक नहीं था उसको हमने एफ मान लिया है। ठीक है, अब हम इससे एफ एक्स का मान निकालेंगे गुना मार के, तो 3 में एक्स, तो 3 3 पचे भले 2 पचे 10, 9 तिया 27, और ये 4 में एफ से कीजिएगा तो 4 एफ 5 गुना 10 लिख दिए। अब हमें पता होगा कि ये सिग्मा एफ का मान कितना हो जाएगा, 19 प्लस एफ कैसे आया है, देखिए ये सिग्मा एफ एफ जो है ना, ये टोटल जोड़ देंगे तो इस सिग्मा एफ का मान आएगा। तो चलिए जोड़ के देखते हैं। यहाँ पे देखिए 9 और 5 बोले नहीं 5 3 8 हो गया, 8 9 17 17 2 19, तो 19 को हो रहा है, और उसी में एगो एफ जोड़ेंगे अलग, चूंकि अलग जात हो गया, तो सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया आपका 9 19 प्लस एफ हो गया। इसी तरह से हम सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। हम सिग्मा एफ एक्स का मान कैसे है, सबको जोड़ेंगे, तो 9 3 गुआ 10 गो 13 गुआ 27 गो कितना हो जाएगा आपका
40 को 40 से 10 50, 50 प्लस 4f, ठीक है। तो वही हमने लिखा है 50 प्लस 4f। अब हमें जानते हैं कि माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, तो सिग्मा एफ एक्स का मान ऊपर भर दीजिए और सिग्मा एफ का मान नीचे भर दीजिए, और ये माध्य के स्थान पे जो दिया था भर दीजिए। इतना ही ना दिया था माध्य, इतना समानांतर माध्य 2.96। अब हम आगे हम तिरछा तिरछी गुना मानेंगे। कैसे मानेंगे, तो देखिए पहले हमने क्या किया है कि एक में ई दोनों गुणा से कर दिए थे, यही ये दोनों उतर गया, और ये 2.69 है ना, 2.96 जो दिया था एक बार उन्हीं से किए थे, इतना आ गया, फिर इतना में हम एफ से कर दिए थे, उतना हो गया। अब इसके बाद में हमने क्या किया है, ये 4f में से है ये आके 2 आपका 96f है ना, इसको हम इधर लाके घटाएंगे, और इधर इधर आपका 56.24 में से 50 वो आके घट जाएगा। तो आपका घट उठ के कितना बच रहा है, इसमें से इसको घटाने पर आपका आ रहा है 1.04f हो गया, और इधर आपका ये दोनों में से घटाने पर आपका 6.24 हो जा रहा है। अब हम एफ का मान निकालेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, आई नीचे आ गया, ये 6 बार में दशमलव से दशमलव कट गया, 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो एफ का मान आ गया 6 आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये वाला सवाल देख लीजिए। तो ये वाला सवाल क्या बोल रहा है कि भाई साइन स्क्वायर 15, साइन स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 25 डॉट डॉट 75 तक का आपको मान निकालना है, बताना है कि क्या होगा। ये तो आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, ठीक है। आप कैसे बना सकते हैं, देखिए साइन तो कभी टेन में बदलेगा नहीं, तो ये ऑप्शन ए गया। साइन तो कभी आपका कॉट में नहीं बदलेगा, तो ये ऑप्शन ए गया। साइन को कॉस में बदला जा सकता है, तो ऑप्शन यही आंसर हो सकता है, ठीक है। कैसे होगा भाई, तो देखिए इसको किया है सही से, लेकिन उलट दिया है, उलट दिया है, देखिए कैसे किया है। आपका क्या करेगा, इस साइन 90 में से घटाइएगा, है ना, 15 कितना घटाइएगा कि 15 हुआ 75 को, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर 75 हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर 60 हो जाएगा, लेकिन इसको 75 को उल्टा लिख दिया, देखिए इधर 75 कर दिया, यहाँ पे 60 कर देगा। ऐसे ही इधर आपका जो आएगा, इधर आपका ये साइन कितना आ जाएगा, यहाँ साइन 75 है ना, तो आपका 90 में से घटाइएगा, कितना घटाइएगा 75 होगा 15 को, तो यही 15 कॉस स्क्वायर यहाँ 15 होगा, तो ये पहले लिख दिया है। फिर इसके पीछे वाला को आपका कैसा कितना लिखा है, कॉस स्क्वायर 20 आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आपका कितना होगा 80 देगा, तो वहाँ पे 20 कम होगा, पहले थी 70 देगा तो 20 कम होगा, यानी इस तरह से। तो यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा, देखिए दिखा भी देते हैं। तो देख लीजिए जैसे हमने बोला था, साइन स्क्वायर 90 माइनस 75 को कम करेंगे 15 को आ जाएगा, साइन स्क्वायर आपका कितना 90 में से कम करेंगे कि 20 को आएगा 70 को। इसी तरह से कितना कम करेंगे 90 में से कि 25 को आ जाएगा, तो 65 को। इसी तरह से आगे बढ़ाए हैं, 75 को लाने के लिए कितना 90 में से 15 कम करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा साइन 90 में थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, यानी कॉस स्क्वायर 75, ये साइन 90 में थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह 70 है। इसी तरह से आपका कॉस स्क्वायर 65, इसी तरह से यहाँ पे कॉस स्क्वायर 15। अब इसको क्या किया है, उलट दिया गया है, इधर वाले को पहले से लिखना चालू किया गया है, ऐसे ऐसे लिखते गया, और ये सबसे लास्ट में, यही इसका आंसर दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, ये वाला कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समवर्तक आपका 24 है और उनका लघुत्तम समवर्तक नहीं हो सकता है, तो ये तो ऑप्शन से भी बनाया जा सकता है, ठीक है। इसको हम ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लघुत्तम समवर्तक कौन नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि जितना एलसीएम होगा एचसीएफ से जरूर कटता है, तो ये 24 के पहाड़ा में ये 72 होता है, यानी 24 से ये 72 तो कट जाएगा, तो ये तो एलसीएम हो जाएगा, हो सकता है, ठीक है। और ये भी आपका 24 से कट जाएगा, तो ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये वाला जो है आपका 372, ये 24 से नहीं कट सकता है, तो 24 से नहीं कटेगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा कि ये आपका इसका मौसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भाई, सी आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, अब अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या और अंतः त्रिज्या क्रमशः 15 और 16 सेमी है, तो परिकेंद्र तथा अंतः केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करें। ये तो बहुत ही आसान है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे भाई, तो आपका परिकेंद्र और तथा अंतः केंद्र के बीच की दूरी निकालने का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 12r² माइनस 2 इंटू 12r इंटू छोटा आर, ठीक है। इसी पर भर दीजिए, आंसर आ जाएगा। 12r के मान कितना है, तो 12 त्रिज्या आपका 15 दिया है, तब 15 का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, तो 225 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस यहाँ पे छोटा आर 12r में गुना कर लीजिए,
यहाँ पे 15 में 6 से गुना कीजिएगा तो 15 छक्का 90, और 90 में 2 से गुना करिएगा तो 9 दूना 18, यानी कि आपका कितना हो जाएगा 180। और यहाँ पे 225 में से 180 अब क्या कर लीजिए, कम कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा 45 को आ जाएगा। ठीक है, तब 45 रूट में आएगा, तो 45 रूट में यही इसका आंसर होगा, रूट में 45। लेकिन 45 को भी तोड़ा जा सकता है, 9 पचे 45, 9 का वर्गमूल 3 निकल जाएगा, लेकिन 5 अंदर बच जाएगा, यानी कि 3 रूट 3 5 आंसर हो जाएगा, 3 रूट 5। ठीक है, आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि एक त्रिभुज एक चतुर्भुज है पी क्यू आर एस, जिसमें समलम चतुर्भुज की बात कर रहा है। पी क्यू समानांतर आर एस है, और पी क्यू का मान 20 बोला है, और क्यू आर का मान 15 बोला है, आर एस का मान 12 बोला है, पी एस का मान 9 बोला है। तो आपका विकर्णों के वर्गों का योग बताना है। देखिए बनाते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, जैसे जैसे बोला था पी क्यू आर एस एगो समलम चतुर्भुज बना लिया, इसमें हमने विकर्ण भी खींच दिया चूंकि विकर्ण की बात की गई है। और बोला था कि पी क्यू का मान जो था आपका, उसमें बोला था कितना भाई 20 था, और क्यू आर का मान 15, और आर एस का मान कितना बोला था 12। ठीक है, और पी एस का मान बोला था 9। सब जो दिया था हमने भर दिया। ठीक है, अब इसमें बोला था कि दोनों आपका कौन सी का निकालना है मान, दोनों आपका विकर्णों के वर्गों का आपको क्या निकालना था, योग निकालना था। ठीक है, यानी कि आपका कौन सी, एक बेर आपका है पी क्यू का स्क्वायर, इसमें विकर्ण कौन कौन हो रहा है, एगो क्यू एस हो रहा है, एगो पी आर हो रहा है। तो पी आर का स्क्वायर प्लस किसका, क्यू एस का स्क्वायर निकालेंगे। तो देखिए हमने निकाल के क्या किया है, तो एक बार पी एस के स्क्वायर प्लस क्यू आर के स्क्वायर प्लस 2 PQ इंटू आर एस, ये फार्मूला हो जाता है इतना बराबर। अब मान भर दीजिए, पी एस का मान 9 था, क्यू आर के मान 15 था, ये 2, और पी क्यू का मान 20 था, आर एस का मान 12 था। इसको सबको गुना करिए, तो 9 का स्क्वायर 81, 15 का स्क्वायर 225, इस सबको गुना करने पर 480, इस सबको जोड़ने पर आ गया 786 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 786। लेकिन 786 ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं अगला सवाल। समानांतर श्रेणी का प्रथम n 2n 3n पदों का योगफल S1 S2 S3 है। तो आपका S1 S2 और S3 में संबंध बताना है। देखते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एपी का प्रथम पद ए और सर्वांतर डी हमने मान लिया, ये होता भी है। अब प्रश्न से पहले हम S1 निकालेंगे, तो एस एन के सूत्र पर निकालेंगे ना हम। तो एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 इंटू डी, समीकरण एक मान लीजिए। ठीक है, 1 के लिए, और 2 के लिए क्या करेंगे हम, n में 2 से गुना कर लेंगे 2n। ठीक है ना, और तो यहाँ पे 2n/2 और 2a + 2 n की जगह 2n हो जाएगा, 2n-1 इंटू डी दूसरा मान लीजिए। इसी तरह से 3 निकालिएगा, तो यहाँ पे 3n कर दीजिए, यहाँ पे 3n कर दीजिए, और यहाँ पे n की जगह पे 3n कर दीजिए, और इसको 3, इन तीनों को आप हल कीजिएगा। ठीक है, कैसे कीजिएगा देखिए। तो हम पहले क्या करें, S2 - S1 कर ले रहे हैं। ठीक है, तो S2 का जो मान आया था उसको भर देंगे, और S1 का जो मान आया है वो भर देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको जब कैलकुलेट करेंगे, इसमें से इस दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया है कि इसमें हमने क्या किया है, इधर भी और इधर भी दोनों तरफ 3 से गुना मार ले रहे हैं। तो 3 से इधर भी गुना, 3 से इधर भी गुना हो गया। अब आगे क्या किए हैं, तो अब क्या किए हैं कि ये जब 3 से गुना मारने पर ये S3 के बराबर हो जा रहा है, यानी कि 3S2 - 1 इंटू में, है ना, जो किसके बराबर है, S3 के बराबर, यानी S3 बराबर कितना हो जाएगा आपका, 3S2 - S1 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि एक परीक्षा में सफल होने के लिए प्रत्येक 5 विषयों में एक न्यूनतम अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक विद्यार्थी कितने तरीके से असफल हो सकता है। तो इसको बनाने के लिए बहुत ही बेहतरीन एक ट्रिक है, कैसे आप बना सकते हैं। तो भाई कितना भाई, प्रत्येक 5 विषय में एक न्यूनतम अंक आपको क्या करना है, माने अगर आप सफल होना चाहते हैं परीक्षा में, तो प्रत्येक 5 विषयों में, माने जितना भी पांचों विषय है उसमें एक न्यूनतम अंक आपको प्राप्त करना है। तो एक विद्यार्थी कितने तरीके से आपका असफल हो सकता है। तो भाई 2 के पावर n कितना है, 5 - 1, ये इसका
शॉर्ट तरीका है, शॉर्ट ट्रिक है, इस तरह से असफल होने का टोटल तरीका आप निकाल सकते हैं। ठीक है, प्रत्येक विषय कितना है उसका पावर लगा देंगे 2 के पावर n और -1 कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका आप जब 2 को 5 बार गुना करिएगा तब 32 आएगा। आप 32 में से एगो कम करेंगे तो 31 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन में सी में दिख रहा है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 90 नंबर क्वेश्चन बोला है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 1200 रुपया है, इसे 10% बट्टे पर बेचा जा रहा है, तो वस्तु का बिक्री बढ़ाने के लिए उस पर अतिरिक्त बट्टा घोषित किया गया है और वह अंततः 960 रुपये में बिक्री। वह अतिरिक्त बट्टा क्या था? देखते हैं इसको। तो ये देखिए हम कैसे बनाए हैं। वस्तु का अंकित मूल्य हम 1200 रुपया जो दिया था लिख दिए। पहले बट्टा जो था 10% बोला था ना, तो 1200 का 10% निकालेंगे तो 10/100 काटेंगे तो 2 शून्य से 2 शून्य गया तो 120 रुपया हो जाएगा। 12 में 10 से गुना करेंगे तो आगे है कि शेष राशि कितना बचेगा, तो 1200 में से आप 120 कम करेंगे तो आपका 1080 यानी 1080 रुपया हो जाएगा। तो अतिरिक्त जो बट्टे का राशि था आपका कितना, आपका 1000 जो 80 आया हमारा शेष, उसमें कितना माइनस करना है 960 रुपया। तो 960 रुपया ये आया कहाँ से भाई, तो 960 रुपया वो बोला है क्वेश्चन में, आप पढ़ के देख लीजिए कि 960 रुपया क्या था उसमें अंततः में बिक्री, कितना अंततः में 960 में बिक्री हो रहा था तो उसको भी माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई 120 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देख लीजिए 120 आप अतिरिक्त बट्टे की राशि 120 है और 120 किस पर जी, तो 180 पर। तो 120 आपका और शेष राशि कितना था भाई, शेष में से हम बट्टे कर रहे अतिरिक्त हटाने पर हमें 120 आ रहा था, तो 120 बट्टे 180 ले 1080 हम बटा आगुना 100 करेंगे तो हमारा अतिरिक्त बट्टा परसेंट निकल जाएगा। तो हम क्या करें हैं, एक शून्य से एक शून्य गया काट दिए हम, चल एक शून्य से एक शून्य यहाँ काटे हैं। देखिए कैसे काटे हैं, एक शून्य से एक शून्य इसको काटे हैं। उसके बाद में 12 नवा 108 होता है और यहाँ पे एक सोना बच रहा है यानी 2 सोना यानी 100 और नीचे 9 और इसको हम जब पूर्णांक तोड़ेंगे तो कितना आएगा 11.1/9%। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये देखिए अगला सवाल बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर किसी बिंदु से उसकी तीनों भुजाओं पर 3 लंब डाले गए हैं जिनकी लंबाई क्रमशः 14 सेमी, 16 सेमी, 18 सेमी है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो देखिए हमने क्या किया है, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया ए बी सी। समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक भुजाएं आपस में बराबर, तो ये ए भुजा है, ते भी ए है, ते भी ए है। ठीक है, और इसमें बोला था कि सब में मादिका खींचा जा रहा था, प्रत्येक मादिका की लंबाई दिया था 14, 16, 18। तो ये देखिए पहले 14 दिया था, 16 दिया था, 18 दिया था, सबका मादिका हमें निकल गया है। ये मादिका और ये मादिका, तीनों मादिका हमें पता था। तीनों मादिका से हमें जो बन रहा है ना, इसमें समबाहु त्रिभुज था उसमें आपका तीनों मादिका से जो बन रहा था उस सब का त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का योग से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम भुजा निकाल लेंगे। तो भुजा निकालना था तो देखिए कैसे निकालेंगे भाई, तो यहाँ पे देखिए तो कैसे कैसे त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें 3 गो त्रिभुज बन रहा है। कैसे कैसे बन रहा है देखिए, तो देखिए कैसे, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल ये तो आप जानते हैं √3/4 a² और एक बार ए ओ बी का क्षेत्रफल फिर बी ओ सी का फिर ए ओ सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, जोड़ देंगे। ए ओ बी का क्षेत्रफल देखिए पहले ए ओ और इधर कहाँ है इसको बी। ठीक है, ए ओ बी का क्षेत्रफल एक बार ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जोड़ दिए। ठीक है, इसी तरह से एक बार बी ओ सी का क्षेत्रफल एक बार ये, इसी तरह से आपका ए ओ सी का एक बार क्षेत्रफल, तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो 12 त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो हम पहले ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो क्या पढ़े हैं 1/2 आधार गुने ऊंचाई, तो आधार कितना ये हो जाएगा भाई, इसका आधार क्या है ए है। ठीक है, और इसका ऊंचाई क्या है भाई 14 आया है, तो 14। तो पहले का क्षेत्रफल ये लिखा होगा, देखिए यहाँ पे 1/2 आधार ए एक बार क्या लिखा है 14। इसी तरह से आपका बी ओ सी का देखिए, बी ओ सी का देखिएगा
तो BOC त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालिएगा, तो 1/2 आधार क्या है, तो A है, और ऊंचाई इसका कितना है भाई 16 है, तो 16 लिखेंगे गुना में। इसी तरह से आप किसका निकालेंगे, इसका भी क्षेत्रफल ऐसा ही निकाला गया है। तो 1/2 आधार कितना है इसका A, और इसका ऊंचाई कितना है भाई 18। ठीक है, तो इस तरह से ये भी लिखा गया होगा। तो सबको लिखा गया है ऐसा ही देख लीजिए, ठीक है, और सबको गुना भाग करके मान निकाला जाएगा। इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और इसको हम सब में हमें क्या मिल रहा है कॉमन, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 बाहर ले लिया। अब हमें कितना मिल जाएगा, 14A 16A 18A सबको लिख दिया, और सबको जोड़ा, तो सबको जोड़ने पर 48A आ रहा है। अही 2 से इसको काटा तो 2 आ गया, इधर A से इसको A को काटा तो इधर A बच गया। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो इधर 3A रूट में बचा है, और इधर 2 से गुना करेंगे, 48 दूना तो 96, और ये 96 अब ये √3 बट्टा में जाके चल जाएगा, और √3 कभी बट्टा में रहता है तो उसको हम हर के पर में करेंगे, करने के लिए क्या करेंगे, √3 में √3 से 2 बार गुना कर देंगे नीचे, एक बार ऊपर कर देंगे। तो ये 96 √3 ऊपर आया है, √3 में √3 से नीचे गुना होगा तो नीचे 3 आएगा, तो वही लिखा हूँ, और फिर 3 से भाग कर दिया तब 32 आ गया, यानी 32 √3 इसका आंसर हो गया भुजा। ठीक है, तो आंसर हो गया 32 √3, जो कि ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे कहा क्या है भाई, क्षेत्रफल निकालना है समबाहु त्रिभुज का, हमने तो भुजा निकाला, तो क्षेत्रफल थोड़ा सा एक लाइन और बढ़ाना चाहिए था मेरे को। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4, अब भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा हमें कितना आया था, तो हमें आया था कितना आया था भाई, देख लीजिए कितना आया था। तो यहाँ पे हमारा भुजा कितना आया था, 32 √3। चाहे हम चाहते तो इतना भी छोड़ सकते थे, ठीक है ना, 96/√3। तो चलिए हम इतना हमारा कितना है भुजा ए का मान 32 √3, यही इसका हमारा भर देंगे आगे, मतलब इसमें 1-2 लाइन और बढ़ाना चाहिए था, मेरे को छूट गया है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4, भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर, इसी पर भर देंगे तो √3/4, और ए के स्थान पे कितना दिया है 32 √3 दिया है, तो 32 √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि ए स्क्वायर है तो 32 का स्क्वायर करेंगे तो 1024 आएगा, और ये स्क्वायर से √3 खत्म, तो यानी 3 हो जाएगा। और हमें ये क्या करना है, उसके बाद इसको हम गुना उना कर लेंगे, 4 से इसको काट लेंगे पहले, तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 2 बच गया, 4 5 20, 4 6 24, तो 256 आ गया। 256 में 3 से गुना मारेंगे या √3 कर लेंगे, तो 3 से 256 में करेंगे तो 6 18 के 8, और 5 15, 1 16 के 6, और 2 3 6, 1 7, यानी 768 आएगा, और 768 है, और ये √3 आंसर हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए दोस्तों, 768 √3 इसमें ऑप्शन में कहीं नहीं दे रहा है, तो इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर होगा। आगे देखिए ये वाला कि एक मैदान जो है आपका समानांतर चतुर्भुज का है, माने समानांतर चतुर्भुज के आकार का है, तो इसके आसन भुजाएं जो दिया है आपका, एक आसन भुजा दिया है और इसका विकर्ण भी दिया है। तो आसन भुजाएं इसका आपका कितना दिया है, 65 मीटर, ठीक है, और कितना 119 मीटर, और इसका एक विकर्ण भी दिया है 156 मीटर। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है भाई, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने कैसे बनाया है, तो यहाँ पे जैसे बोला था कि एक भुजा हमें आसन भुजा दोनों भुजा दिया था, एगो 65 एगो 119, और एगो विकर्ण भी दिया था 156, इसके हिसाब से हमने लिख दिया। अब हमें एक त्रिभुज यहाँ पे जो बन रहा है, ठीक है, इसी तरह से ऊपर भी त्रिभुज बन रहा है, तो ये 119 है तो ये भी तो 119 हो जाएगा, ये 65 है तो ये भी तो 65 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोनों त्रिभुज सेम होगा, तो एक त्रिभुज का निकाल के या 2 से गुना मार देंगे तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो उसी तरह से हमने एक त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या किए हैं, पहले हम इसका अर्थ परिमाप निकालेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों भुजा जोड़ देंगे, और तीनों भुजा जोड़ने पर 340 आ रहा है, 2 से हम भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 170, तो ये से निकल गया। और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है तो 2 गुने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तो 2 गुने या त्रिभुज का क्षेत्रफल हिरण सूत्र से निकालेंगे, तो एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी लिख देंगे। इसका मान आया है 170, तो 170 और पहला ए के जगह पे हम 119, एस के मान 170 और बी के जगह पे 165,
156 भले, और इसकी जगह पे 170 और सी की जगह पे 65 भर देंगे। तीनों भुजा हम ये और ये बी सी करके भर लिए हैं, ठीक है। और भरने के बाद में ये दो ऐसे गुना काहे किए हैं, चूंकि दो त्रिभुज बना रहा था इसलिए दो से गुना कर दिए हैं, ताकि दोनों का गुणनफल यानी समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो दो छोड़ दीजिए, 170 छोड़िए, इसको घटाइएगा तो 51, इसको घटाइएगा तो 14, इसको घटाइएगा तो 105। आगे बढ़िए, तो यहाँ पे दो छोड़िए, अब ये 170 को तोड़े हैं तो 17 गुने 5 दूना 10 है ना, 17 गुने 2 गुने 5 आएगा, ठीक है। 51 को तोड़े हैं तो 17 3 51 हो जाएगा, 14 को तोड़े हैं तो 7 दूना 14 हो जाएगा, और 105 को तोड़े हैं तो 3 गुने 5 गुने 7 हो गया, 5 गुने 3 गुने 7। और इसके बाद में हम ये दो ऐसे ही छोड़ दिए हैं, और ये देखिए 2 को 17 को, 1 को 17 निकल गया, 2 को 2 का 1 को 2 निकल गया, 2 को 5 का 1 को 5 निकल गया, 2 को 3 का 1 को 3 निकल गया, और 2 को 7 का 1 को 7 निकल गया, ठीक है। अब ये सबको गुना मार दीजिए, सबको गुना मारिएगा तो आपका आ जाएगा 7140 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। तो देख लीजिए आपका 7140 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया। आप देखते हैं 92 हो गया, आप देखते हैं 93 नंबर 93। बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार सड़क है, तदनुसार यदि उस सड़क के बाहरी वृत्त और आंतरिक वृत्त के परिधियों का अंतर आपका 66 मीटर है, तो सड़क की चौड़ाई कितनी होगी, देखते हैं इसको। तो देखिए हमने क्या किया है, एक वृत्ताकार सड़क बना दिया है जैसे बोला था, ठीक है। ये देखिए ये आंतरिक वृत्त हो गया, ये देखिए बाहरी वृत्त हो गया, और बीच में ये क्या हो गया, ये सब सड़क है, ठीक है ना, ये सब सड़क है, तो वही किए हैं। और ये सड़क का ये जो चौड़ाई हो गया, और ये आंतरिक त्रिज्या को भले बाहरी त्रिज्या को बड़ा आर और आंतरिक त्रिज्या को छोटा आर मान लिया है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए बाहरी त्रिज्या बड़ा आर और आंतरिक त्रिज्या छोटा आर लिख दिए हैं। उसके बाद हमने क्या किया है, उसके बाद में परिधियों का अंतर जो दिया था आपका 66 उसको लिख दिए हैं, तब परिधियों का अंतर 2πr, और छोटे वृत्त का त्रिज्या परिधि क्या हो जाएगा 2πr, मतलब छोटा आर लिख लेंगे, और ये 66 2 पाई कॉमन ले लिए, तो बड़ा आर में से छोटा आर घट जाएगा। आगे बढ़ाएंगे तो 2 और पाई के मान 22/7, तो बड़ा आर में से छोटा आर ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, इस सब को हम उधर भेज देंगे, तो बड़ा आर माइनस छोटा आर बड़ा आर माइनस छोटा आर का अंतर निकल जाएगा, तो ये 66 में जाकर 7 से गुना हो जाएगा, और ये 2 गुने 22 नीचे चल जाएगा, तो 11 छक 66, 11 दूना 22, फिर 2 से काटेंगे इसको तो 3 बार में कट गया, ठीक है। अब उसके बाद में ऊपर कितना बचा है 7 और नीचे 3, 7 3 21 और नीचे है 2 बचल था, ठीक है। तो ये आपका आ गया 21/2, और इसको भाग देने पर 10.5, यानी यही आपका सड़क की चौड़ाई निकल गया। तो देखिए ऑप्शन में तो 10.5 कहीं नहीं दिया है, तो इसलिए इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, एक टंकी की माप 4 मीटर 3 मीटर 2 मीटर है, और 12,000 लीटर पानी भरा हुआ है, तो पानी की टंकी के तल की ऊंचाई ज्ञात करना है, ठीक है, तल से ऊंचाई ज्ञात करना है। देखिए इसको बनाते हैं, तो देखिए हमने क्या किया है, टंकी का आयतन निकाला है तो तीनों का गुना कर दिया है, लंबाई चौड़ाई गुने ऊंचाई दिया था तो 24 आ गया मीटर की, और लीटर में बदल लेंगे तो 1000 से गुना मारेंगे तो 24,000 लीटर हो जाएगा, क्योंकि 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है 1000 लीटर होता है, इसलिए। अब उसके बाद में टंकी में पानी की मात्रा कितना हो जाएगा भाई 12,000 लीटर आ गया है। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये 12,000 लीटर जो दिया था इसमें पानी की ऊंचाई निकालना है था मेरे को, तो इस 12,000 में इस 24,000 से भाग दे देंगे, तो पानी का कितना भाग कितना गुना बच रहा है ये पता चल जाएगा, तो 1/2 गुना बच रहा है भाग देने पर। और ये टंकी का ऊंचाई जो था 2 मीटर, कितना था 2 मीटर, तो ये 2 से क्या करेंगे हम, इसका जितना भाग निकला है पानी की ऊंचाई कितना गुना निकला था 1/2, तो इसको गुना करेंगे तो कट कुट के कितना आ रहा है 1 मीटर, इसका आपका पानी की तल से ऊंचाई हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि 45 मीटर ऊंची एक बाल्टी जो आपका एक शंकु के छिन्नक के रूप में है, और दोनों सिरों के जो त्रिज्याएं हैं, बड़ी त्रिज्या है ना 28 है, और दो छोटे त्रिज्याएं जो था आपका 7 है, तो धारिता निकाले और पृष्ठ क्षेत्रफल निकाले, तो ये तो आराम से बन जाएगा, देखते हैं। और पाई का मान नहीं भरना है, पाई के रूप में आंसर दिया है, देखिए। तो देखिए एक बाल्टी हमने बना दिया है, बड़ा वाला त्रिज्या भाग को R1 कर लिए, छोटे वाले त्रिज्या भाग को R2 कर लिए, शंकु के छिनक हो गया, इसका ऊंचाई आपका h हो गया। तो ये जो मान दिया था हमने R1 को 28 कर दिया, R2 को 7 कर दिया, और ऊंचाई
आपका ये जो दिया था आपका 45 लिख दिया। अब यहाँ पे बाल्टी की जो धारिता है यानी शंकु के छिनक का आयतन सूत्र लगा लेंगे। तो क्या होता है 1/3 पाई एच बड़ा R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर R1 इंटू R2 होता है ये सूत्र। अब मान भर लीजिए, तो 1/3 पाई और एच के मान 45 भरिए, R1 के मान 28 का स्क्वायर R2 के मान 7 का स्क्वायर, यहाँ पे 28 गुने 7। अब इसको सॉल्व करिए तो 3 से काट लिए तब 45 15 15 या 45 15 आई पाई बच गया। 28 के स्क्वायर 784, 7 के स्क्वायर 49 और इसको गुना करने पर 196, तीनों को जोड़ने पर 1029 और ये 15 पाई। अब इस सबको गुना करने पर आपका आ रहा है 15,435 पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। अब एक और इसमें हम एल निकालेंगे तो एच में से R1 माइनस R2 को घटा लेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो 45। यहाँ पे R1 कितना था 28 में से 7 घटाएं तो 21, इसको 45 के स्क्वायर 2025 और 21 के स्क्वायर 441। अभी दोनों को जोड़े गए तो 466। इनको हम कितना लिख सकते हैं, तो हम 3 रूट, इसको जब हम गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 रूट कितना आ जाएगा 274 आ जाएगा। 3 गुने 3 गुने 274, तो 2 3 का 3 निकल जाएगा। ठीक है, दशमलव में भी निकाल सकते हैं लेकिन हम इतना ही छोड़ देते हैं। देखिए अपृष्ठ क्षेत्रफल बाल्टी का तो पाई एल इंटू R1 प्लस R2, तो पाई और एल के मान आप या दशमलव में भरिए या फिर इसको रूट में भी जो आया है वही भर दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 28 प्लस 7 जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है 35, और जो एल का मान हमें रूट में आया था वो रख दीजिए। अब इसको गुना करिएगा 35 में 3 से तो 105 और पाई, और ये रूट में है तो रूट में आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें ये दोनों आंसर पता चल गया। तो देख लीजिए एक आंसर कितना आया है आपका, एक आंसर आपका आया है 15,435 पाई, और एक आया है आपका कितना, तो एक आ गया आपका 105 पाई रूट अंडर 274 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो देख लीजिए इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है, आप देखते हैं नेक्स्ट सवाल का सॉल्यूशन। तो आप देखिए दोस्तों 96 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि एक वृत्ताकार चादर से आपका 42 सेमी लंबी है ना, वृत्ताकार चादर है वो 42 सेमी लंबी और 14 सेमी चौड़ी एक आयताकार चादर काटी गई है। तो वृत्ताकार चादर है ना का क्षेत्रफल कम से कम क्या होगा। ठीक है, देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें जो दिया था वृत्ताकार एक हमने वृत्त बना दिया, उसमें एक चादर बना दिया, उसमें ये 42 सेमी लंबाई हो गया, ये 14 सेमी इसका चौड़ाई हो गया। तो हम इसका ये विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, तो विकर्ण कैसे निकलेगा, तो आपको पता होगा कि ये आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर ये ठीक है बराबर ये विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। पाइथागोरस के अनुसार ये 90 का कोण बन रहा है तो ठीक है। तो 42 के स्क्वायर 1764 हो जाएगा, 14 के स्क्वायर 196, आगे बढ़ाए हैं तो दोनों जोड़े तो 1960 हो गया, ये स्क्वायर हटा तो रूट चढ़ गया और डी का मान इतना आ गया, विकर्ण आ गया। विकर्ण विकर्ण का आधा करेंगे तो वृत्त का त्रिज्या निकल जाएगा। तो देखिए आधा किए तो इतना आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, था पाई आर के जगह पे ये जो रूट अंडर 1960/2 आया था ना, तो इसका स्क्वायर कर दिएगा तो स्क्वायर से ये रूट हट गया, 2 का स्क्वायर 2 गुने 2 तो 2 से इसको काटे तो पहले हमने किससे काटा भाई, पहले हम इससे 7 से काटा इतना, तो ये 280 फिर 2 से काटा इसको तो 140। ठीक है, उसके बाद फिर इसे 2 से इसको काट दिया तो 11, फिर 11 में ये 140 से गुना कर दिया तो इतना आ गया 1540 सेमी स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आपका कौन सा हो गया 1540। अगला सवाल है ये वाला, कह रहा है कि x के किस मान के लिए इतना 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 संरेख है। देखते हैं इसको। तो देखिए संरेख है तो इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होता है 0 हो जाएगा। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के आधार पे हमने इसको निकाल दिया है। तो देखिए 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 ये सूत्र रख दिए। तो देखिए इसके लिए जो बिंदु दिया था उसको हम लिख के बता देते हैं। ये तो हमने सूत्र लिख दिया है। ठीक है, जब भी संरेख हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के सूत्र लगा के है ना त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 लिखकर तब बनाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और इसके लिए हमें जो बिंदु दिया था कितना कितना दिया है उसको हम लिख के बता देते हैं आपको। एक बिंदु दिया है आपका कितना
एक बिंदु दिया है -3 12, ठीक है। दूसरा बिंदु दिया है आपका 7 और 6 दिया है। तीसरा बिंदु दिया है आपका 1 और 9, ठीक है। बस अब यही बिंदु आपको भरना है। तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 हो जाएगा, ये आपका x3 हो जाएगा, ये y1, ये y2 और ये y3, ठीक है। इसमें अब क्या करिए, भर दिए हैं, ठीक है। तो देखिए हम x1 के स्थान पे कितना भरे हैं, -3, देखिए। ये y2 है, y2 के जगह पे कितना है, 6 रहने दीजिए। y3, तो y3 के जगह पे कितना है, देखिए यहाँ पे 9, तो 9 रखे हैं, प्लस ये x2 कितना है, 7 दिया था, 7। अब देखिए ये y3 है, तो y3 कितना है, 9। y1 कितना है भाई, 12 है, तो देखिए 12 भर दिए हैं। ये x3, तो x3 की जगह x है, तो x रखिए। ये y1 12 है, और y2 कितना है, देखिए यहाँ पे 6 है, तो वही हमने यहाँ पे भर दिया है। तो भरने के बाद अब कैलकुलेशन करेंगे, 1/2 जब इधर जीरो में भाग पड़ेगा आकर तो जीरो हो जाएगा, तो अब कौन बच जाएगा, तो ये -3 बचेगा, और इसमें से घटाएगा तो घटेगा तो -3 बचेगा, ये 7 और इसमें से घटेगा तो -3, ये x और इसमें से घटेगा तो 3, तो भले 6, तो 6 में 1 से तो 6x हो गया। और इसको गुना करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 9, ये इसको गुना करेंगे 7 21 -21, ये प्लस 6 है, 6x है तो 6x। इसके बाद ये दोनों में से प्लस माइनस घटेगा तो -12 हो जाएगा, 6x है। ये -12 इधर आएगा तो +12 हो जाएगा, 6 दूना ये 12, 2 बार में कट गया, यानी 2 आ गया x का मान, ठीक है ना, यही पूछा गया था। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, 2, x का मान 2 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये बोल रहा है कि यदि त्रिभुज के शीर्ष दिया है इतना इतना इतना, और इसके केंद्र का निर्देशांक 3 6 दिया है, तो h और k का मान निकालें, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज के केंद्रक का सूत्र होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3, ये सूत्र हो गया केंद्रक निकालने का। और त्रिभुज जो दिया था उसका केंद्रक दिया है 3 6, आप देख लीजिए किताब में। और उसमें जो 3 बिंदु दिया था उसमें x1 x2 x3 का मान हमने लिख दिया है 4 6 h दिया था, है ना, बटा 3। उसमें तीनों बिंदु में आपका y1 y2 y3 का जो मान दिया है हमने लिख दिया, और बटा में 3, ठीक है ना। ये तो आपको पता होगा कि x1 x2 y3 ये सब कौन होता है, ये आपको पता होगा, इतना तो आपको जरूर जानकारी होगा। आगे देखते हैं, इसको हम ऐसे ही छाप दिए हैं। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, h प्लस 10 हो जाएगा ऊपर, और इसको जोड़ेंगे तो k प्लस 13 हो जाएगा, बटा 3। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस पहले वाले को पहले के बराबर कर लेंगे, तो यहाँ पे बटा 1 लगा के तिरछा गुना करेंगे तो h प्लस 10, ये 3 3 9, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा, ये 9 उधर चला जाएगा, है ना, ऐसे 10 उधर चला जाएगा तो -10 हो जाएगा, यानी -1 आएगा k का, h का मान। इसी तरह से अब हम ये वाला जो है इसके साथ लेंगे, ठीक है। तो ये 6 जो है इसके बराबर किए, बटा 1 लगा के तिरछा गुना करेंगे तो 1 में करेंगे इतना से, तो इतना ही रह गया, और 3 में ये 6 से तब 18 हो गया। उसके बाद में 18 में से 13 जगह घट गया तो 5 आ गया, के का मान 5 आ गया, यानी h का मान -1 और k का मान 5, यही आंसर आ गया, -1 और 5। तो इसका आंसर आपका आ गया -1 और 5, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखते हैं, ये वाला बोला है कि यदि साइन ए का मान 2/5 है, कॉस बी का मान 1/√10 है, तो ए और बी आपका न्यून कोण हो, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे साइन ए का जो मान दिया था, कॉस बी का जो मान दिया था, हमने लिख दिया। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ साइन ए है तो यहाँ पे हम कॉस ए का भी मान निकाल सकते हैं आसानी से। कैसे निकाल सकते हैं आपको पता होगा, ये ऊपर वाला को P बोलते हैं, नीचे वाला को H बोलते हैं। P और H जब हमको अगर पता है तो B आराम से निकल जाएगा, तो इस H में से इसको घटा दिया जाता है रूट अंडर, तो स्क्वायर से रूट 5 का स्क्वायर करिएगा तो 5 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, 5 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा, बोले 5 में से 4 घटेगा तो 1 बचेगा, तो यानी बी का मान 1 आ जाएगा, और एच का मान तो यही रह जाएगा √5, तो यानी कि आपका कॉस ए का मान आपका आ जाएगा 1/√5, ठीक है, जो कि हमने नीचे देखिए यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। इसी तरह से इसका आप निकालिएगा। तो कॉस बी दिया है तो यहाँ पे साइन बी का मान निकाल लीजिए, ठीक है। तो साइन बी कैसे निकलेगा, तो देखिए कॉस का सूत्र होता है B/H होता है ना,
तो बी और एच का मान दिया है तो पी पहले निकाल लीजिए। तो पी कैसे निकलेगा, ये आपका एच स्क्वायर में से ये बी स्क्वायर घट जाएगा रूट में। तो एच एच का स्क्वायर मतलब ये रूट 10 का स्क्वायर तो 10 हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1 होगा और 10 में से 1 घटेगा तो 9, 9 का वर्गमूल आएगा तो 3 आएगा। तो ये 3 हो जाएगा आपका पी का मान, और एच का मान तो रूट 10 ही रहेगा। तो यानी कितना होगा 3/√10, जो कि देखिए नीचे हमने लिख दिया है इधर। अब इसके बाद में फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी सूत्र लगा देंगे। और ये कॉस ए का मान और कॉस बी का मान हम यहाँ पे भर दिए हैं, साइन ए का मान और साइन बी का मान यहाँ भर दिए हैं। कहाँ से भरे हैं देख लीजिए, यहाँ पे साइन ए के जगह पे इतना भरना है, कॉस बी के जगह इतना भरना है, और कॉस ए के मान इतना, आप साइन बी के मान इतना, ये सब मान यहाँ से देख के यहाँ पे भर दिए। एक में एक से तो एक हो गया, 10 में 5 से तो 10 पचे 50 रूट में ही हो जाएगा, और 3 दूना 6 हो जाएगा, ये अंदरे अंदरे गुना होगा तो 10 पचे 50। इसको जब सॉल्व करिएगा तो 50 √50 एलसीएम में 1 में से 6 घटेगा तब -5 आएगा। 50 को तोड़ेंगे तो 5 गुने 10 तोड़ सकते हैं। अब हम इसके बाद में क्या किए हैं तो √5 से √5 काट देंगे मतलब इस 5 को इस √5 से काटेंगे तो √5 बचेगा, अब फिर ये √5 से √10 को काटेंगे तो 5 दूना 10 यानी 1/√2 बचेगा, और माइनस है तो माइनस बच गया। ठीक है, और ये पता होगा आपको कि ये -1/√2 जो होता है ये कॉस 135 डिग्री का मान होता है, तो कॉस से कॉस खत्म हो गया, तो a प्लस बी का मान 135 आ गया। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 135 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला, ये देखिए बोल रहा है कि साइन 1990 सॉरी साइन 1920 का मान क्या होगा, देखते हैं इसको। तो देखिए इसमें क्या किए हैं, साइन 1920 लिख दिए, तो साइन हम 5 गुने 360 कर सकते हैं, n गुने 360 प्लस थीटा फार्मूला होता है ना, उस पर हम बना देंगे n गुने 360 प्लस थीटा। तो n की जगह हमने 5 लिया और 360 से गुना मारेंगे। ठीक है, तो 360 से गुना मारेंगे तो 1800 आ जाएगा, और 1800 में हम 120 को जोड़ देंगे तो ये पे 1920 आ जाएगा। और यहाँ पे फार्मूला हो गया n गुने 360 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही हो जाता है, वो भी प्लस में होता है। ठीक है, याद रखिएगा, तो रख दिए। और आपको पता होगा फिर 120 का मान अगर आपको नहीं याद है तो आप 180 माइनस थीटा कर सकते हैं, यानी 180 में से 60 को कम कर देंगे तो इतना आ जाएगा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा हो जाता है, प्लस में ही होता है सूत्र। ठीक है ना, द्वितीय पद में होता है तो। और साइन 60 का मान कितना होता है आपका √3/2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका √3/2, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो आप देखिए सवाल नंबर 101 नंबर में बोला है tan 29 इंटू कॉट 61 माइनस कॉसेक स्क्वायर 61 प्लस कॉट स्क्वायर 54 माइनस सेक स्क्वायर 36 प्लस इंटू में है साइन स्क्वायर 1 साइन स्क्वायर 3 प्लस साइन स्क्वायर 5 डॉट साइन स्क्वायर 89। ठीक है, तो इतना दिया है, तो इसका मान निकालना है, देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो देखिए कैसे बनाए हैं, यहाँ पे जैसे tan 29 दिया है, कॉट मतलब जो सवाल दिया था एक लाइन हमने इसको छाप दिया। ठीक है, आगे अब बढ़ाए हैं, तो देखिए हम tan 29 को कितना लिख सकते हैं, tan 90 माइनस कितना घटाएंगे 60, 61 को घटाएंगे तो 29 आ जाएगा, और इस कॉट 31 को 61 को हम यहीं छोड़ दिए और इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। ये 64 को बोले कितना दिया था आपका यहाँ पे 64, तो कॉट स्क्वायर जो 64 था, ठीक है, इसको 90 में से कितना घटाएंगे कि 36 को हो जाएगा, कितना घटाएंगे आप यहाँ पे, तो इसको आप कितना घटाएंगे कितना हो जाएगा देखिए। तो इसको हम क्या किए हैं, कॉट स्क्वायर 64 को यहीं छोड़ दिए हैं, और ये सेक स्क्वायर ये 36 है ना, तो 36 तो 90 माइनस 64 को कम करेंगे तो 36 ना आ जाएगा, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए। ठीक है, यहाँ पे 54 नहीं 64 था, इसको सुधार लीजिएगा क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, तो इसको ये tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे कॉट 61 आएगा, कॉट 61 मिलके कॉट स्क्वायर 61 हो जाएगा, और ये कॉसेक स्क्वायर 61 यहीं छोड़ दीजिए। ये कॉट स्क्वायर 64 है, और ये सेक स्क्वायर 90 में सीटा क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, 64 है तो 64। ठीक है, और इसको हमने ऐसे ही लिख दिया है। तो ये आपका देखिए माइनस अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ये कॉसेक स्क्वायर पहले हो जाएगा, और ये कॉट स्क्वायर बाद में हो जाएगा। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यानी -1 यहाँ आ जाएगा,
और यहाँ भी उसी तरह से आप माइनस कॉमन लेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा, आप माइनस लग जाएगा तो -1 यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, वही काम कर दिए हैं, देखिए -1 उसके बाद में ये देखिए यहाँ से आप 1 3 है ना 5 ऐसे करते करते जाइएगा ना तो इसको आप जो सवाल दिया था 1 3 5 दिया था ना, तो इस तरह से तो उसको जब आप सॉल्व करिएगा, ठीक है, आपका कहाँ तक ले दिया था, आपका 89 तक ले दिया था, तो इसको जब सॉल्व करिएगा तो इधर आपका इधर वाला को चेंज करिएगा ना, 45 के बाद वाले को चेंज करिएगा तो वहाँ से फिर घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, घटना शुरू हो जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा 43 है ना, उसके बाद में 43 के बाद फिर 40 डॉट इसे ही करते करते यहाँ का कॉस स्क्वायर 3 कॉस स्क्वायर 1 ऐसे हो जाएगा, और ये साइन स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 आएगा। इसी तरह से करते करते कितना पता है, यहाँ 45 दिया है ना, तो यहाँ पे 44 गो 44 क्या था कितना 22 गो बनेगा यहाँ पे पेयर, तो 22 हो जाएगा इसका, 22 गो 1 आएगा। और यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एगो 45 बीच में बच जाएगा, तो साइन स्क्वायर 45 के मान 1/2 होता है, स्क्वायर करके लिख देंगे, 1/2 हो जाएगा, ये ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो -2 और एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 और इसको दोनों को घटाइएगा तो 20 हो जाएगा, यानी कि इसका हो जाएगा 20.1/2। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 20.1/2, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई और उसके पाद बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु का अनुपात दिया है ये। ठीक है, आपसे पूछा गया शीर्ष का उन्नयन कोण क्या होगा, तो ये तो बहुत आसान दे दिया है, आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ये देखिए मीनार के ऊंचाई की बात कर रहा है, देखिए हम यहाँ पे बना देते हैं, तो इसको हम थीटा मान लेंगे, कोण जो पूछ रहा है, और इसमें ये मीनार के ऊंचाई का अनुपात इतना है, कितना 57, और ये आधार के है ना, आधार से पाद बिंदु की दूरी ये कितना है, ये 19 रूट कितना है 3। अब इसको काटिएगा 19 3 57 3, और ये √3 से इसको काटिएगा 3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा √3, और यहाँ पे नीचे 1 बचेगा। ये √3 के सामने जो थीटा रहता है, जब रहता है तो थीटा का मान कितना होता है 60 डिग्री होता है। ठीक है, यही तो पूछा है ऊंचाई। ठीक है, तो √3 के सामने जो थीटा पड़ रहा है, इसलिए इसका कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, चूंकि ऊंचाई पूछा है, अगर यही आधार पूछता तो नीचे 1 है ना, तो 1 के सामने एक की बात करेगा तो वहाँ पे 30 डिग्री हो जाता। ठीक है, ट्रिक से, तो इसका आंसर आपका 60 डिग्री हो जाएगा। जब भी थीटा के सामने की बात किया जाए √3, तो इसका मतलब 60। ठीक है, और थीटा के मान 1 की बात की जाए तो 30, याद रखिएगा, तो इसलिए आंसर 60 डिग्री। आगे देखिए ये वाला, ये आपका ये जो समीकरण दिया है ना, द्विघात समीकरण, इसका आपका मूल बराबर है, तो इसमें कौन सा सही है देखते हैं इसको सॉल्व करके। तो देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पे आई ए बन जाएगा, हाई आपका बी हो जाएगा, हाई आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी, और जब मूल समान है तो डी का मान 0 हो जाएगा, और डी का सूत्र क्या होता है b² - 4ac। ठीक है, अब बराबर 0 होता है, और ये उधर गया तो कितना हो गया 4ac उधर चला गया, माइनस b² बराबर, तो b के मान कितना लिखेंगे आप, b के मान इतना लिखेंगे आप -2b और इंटू a + c का होल स्क्वायर लिख देंगे। आई 4 है तो 4 सूत्र में, ए के जगह पे कितना है ये देखिए लिख दीजिए, ए के जगह, और ये सी के जगह पे जो दिया है यहाँ पे देख लीजिए, सी के जगह पे ये दिया है उसको हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद आगे तो इसका होल स्क्वायर करिएगा तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो 4b² हो जाएगा, और इसको होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 4 है, और इसको हमने ऐसे ही गुना में लिख दिया। ये 4 से 4 क्या हो गया काट दिया। अब ये b² रहेंगे छोड़ा, ये प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिया तो a² 2ab है ना, मतलब 2ac और प्लस b² यानी c का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम गुना किए तो a² में पहले b से, तो a² b², फिर a² में c c² से, तो a² c², फिर b² में b² से तो b4, और फिर b² में c² से तो b² c²। फिर इसको गुना कर लेंगे b² में a² से तो a² b², फिर b² में इसे करेंगे तो 2a b² c, और फिर b² में c² से तो b² c², इसको हमने इसे ही छाप दिया। अब देख रहे हैं दोनों तरफ ये दोनों क्या है सेम है तो कट गया, ये दोनों सेम है तो कट गया, तो इतना बराबर ये वाला बच गया। उसके बाद हमने क्या किया है कि इसको क्या किया है उस पार ले गए हैं, इस पार लाए हैं, तो ई प्लस में जैसे उसे छाप दिए हैं, और इसको उस पार इस पार जब लाएंगे ये माइनस हो जाएगा, इस पार कुछ नहीं बचा तो यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है,
अब इसके बाद हमने क्या किया है कि इसको सूत्र पर सेट कर देंगे। ए स्क्वायर मतलब ए सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर का स्क्वायर, यहाँ पे फिर 2 ए की जगह कितना है ए सी, अब फिर बी की जगह बी स्क्वायर। तो ये सूत्र में सेट हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 बी, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए की जगह पे आपका ए सी है, बी की जगह पे कितना दिया है बी स्क्वायर का स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर हो गया का होल स्क्वायर। स्क्वायर उधर जाके हटेगा तो जीरो के, तो जीरो का जीरो ही हो जाएगा, मतलब स्क्वायर उधर हट जाएगा जाकर, तो ये अंदर जो है उतना ही बच जाएगा। अब ये माइनस उस पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इस पार क्या बचेगा ए सी, तो यानी बी स्क्वायर बराबर ए सी आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी स्क्वायर बराबर ए सी, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए ये वाला बोल रहा है कि ए बी सी अलग अलग एक कार्य को 24, 15 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी और सी जो है कार्य करना आरंभ किया 3 दिन बाद छोड़ दिया, अकेले ए कितने दिनों में काम करेगा, देखते हैं। तो देखिए ए काम कर रहा था 24 दिन में, बी 15 दिन में, या सी 12 दिन में, तीनों का एलसीएम लिया था 120, और 100, अब 120 को हम 24 से काटेंगे तो 5 बार में, 15 से काटेंगे तो 8 बार में, 12 से काटेंगे तो 10 बार में। ये इसका क्षमता निकल गया हमको, कैपेसिटी काम करने का। और बोला था कि बी और सी दोनों मिलकर काम जो कर रहा था वो कितना दिनों में कर रहा था, बी और सी, ठीक है 3 दिन कर रहा था। तो बी और सी का कैपेसिटी कितना है, बी और सी देखिए, बी का कैपेसिटी 8 है और सी का कैपेसिटी 10 है, तो 8 10 18, 18 हो गया, और 3 दिन काम कर रहा था सब, तो 3 दिन तो 18 54 हो जाएगा, ठीक है। और ये 120 में से 54 को कम कर लीजिएगा तो शेष काम बच जाएगा, तो शेष काम कितना हो गया 66 घटाने पर। और ये जो शेष काम था ए कर रहा था, तो ए आपका तो यानी कि 66 बटा ए का कैपेसिटी कितना है 5 आया है, देख लीजिए ए का कैपेसिटी 5 है, तो यही 5 से भाग पड़ जाएगा, तो ए का टोटल वर्क कितना किया है निकल जाएगा। तो ये आपका 13 13 पचे 65 एक 66, यानी 13.1/5 इसका आंसर हो जाएगा। तो 13.1/5 ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला बोल रहा है कि भाई जब इतना 732 को किसी धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष आपका 12 रह जाता है, तो x का कितने मान हो सकते हैं, देखते इसको। तो चलिए इसमें नंबर जो दिया था आपका 732 था, और शेष जो दिया था रिमाइंडर आपका 12 दिया था, तो नया नंबर हमारा कहाँ से आएगा, तो ये शेष को घटा देंगे 732 में से, तो नया नंबर हमको 720 आएगा, और इसका हम गुणनखंड तोड़ देंगे, ठीक है। तो 2 से करेंगे 360, 180, 90, 45 को 3 से कटेंगे 15, फिर 15 3 45, यानी फिर इतना आ गया, मतलब ये सब जितना आ रहा है ये इसका एलसीएम आ गया। अब ये 2 कितना बार आया है देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 तो 2 के पावर 4, 3 का एगो है 2 बार, तो 2 पावर में 5 एक बार है। अब ये गुणनखंड आ गया, फैक्टर निकाल दिए। अब इसके बाद में हम टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितना आएगा भाई, तो ये एक ही को पावर लगा के बढ़ाकर गुना कर लेते हैं, तो 4 था पावर तो 5 कर देंगे, 2 था तो 3 कर लेंगे, यहाँ 1 था तो 2 कर लेंगे, अब गुना करेंगे तो कितना आ गया 30, 30 आ गया। अब आपको करना क्या है, अब ये 700 जो 20 था वो कितना कितना से कट रहा है उसको हम ये थोड़ा लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना कितना से कट रहा था 720, तो 720 आपका 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से, 6 से, 8 से, 9 से, 10 से, 12 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया इसका टोटल फैक्टर, पहले ये टोटल ये तो टोटल हमें फैक्टर आपका आ गया 30 गो आया है, कितना आया 30 गो, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा एक शर्त आपको बता दूं, बोला था यहाँ पे नंबर जो था आपका 732 था, शेष आपका कितना दिया था, शेष आपका दिया था कितना था 12, तो थोड़ा इसके हिसाब से एगो फार्मूला पढ़े होंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर पढ़े हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का 10th में दिया है, जहां आर का मान 0 से 12 या बराबर, आर का मान 0 से 12 या बराबर लेकिन बी से छोटा होता है, बी से छोटा होता है, ठीक है। तो ये रिमाइंडर जो होता है बी से छोटा होता है, बी से जो जिसके भाजक है उससे ये छोटा होना चाहिए, ठीक है, आर का मान। तो इसीलिए हमने कहा कि ये 0 से 12 या बराबर हो सकता है लेकिन बी से छोटा होगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से वहां 12 तक ले बोला था, तो इसे छोटा, इससे मतलब ज्यादा बराबर तक ले सकते हैं, मैंने 12 तक ले सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लेना है, इसलिए हमने यहाँ 1 से लेके कहाँ तक ले 12 तक ले लिया, जो आपका 720 को काट दे, क्योंकि आप देखिए लिए कि रिमाइंडर जो होगा आपका कितना 0 से 12 या बराबर, 12 या बराबर लेकिन 20 से छोटा होगा,
ठीक है, रिमाइंडर का मान कितना तक हो सकता है, रिमाइंडर 12 दिया है तो 0 से लेकर 12 तक ले हो सकता है, बराबर है तो वही हम 12 तक ले लिखे हैं। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 10 गो ही हो गया, और टोटल हमारा फैक्टर 30 आया था। इसको हम घटा लेंगे 10 गो तो कितना बच जाएगा हमारा, तो पॉसिबल इसका पूरा वैल्यू हो जाएगा आपका 20 गो। तो यही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर कर लीजिए 20, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए ये वाला बोल रहा है कि नाव जो है 55 मिनट में धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 3 किलोमीटर और धारा के प्रवाह की दिशा में 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। 1 घंटा और 25 मिनट में धारा के विपरीत दिशा में ये 4 किलोमीटर और धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की भी दूरी तय करता है। तो धारा की दिशा में यह इतना किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, देखते हैं इसको। तो देखिए धारा के विपरीत दिशा में कितना बता रहा था, तो धारा के विपरीत दिशा में आपको 3 किलोमीटर जा रहा था, 3 किलोमीटर, ठीक है। तो ये आपका हो गया दूरी बटा चाल, प्लस अब धारा के दिशा में कितना जा रहा था, 5 किलोमीटर जा रहा था, तो यही आपका हो गया दूरी बटा चाल। और धारा के दिशा में प्लस में होता है, विपरीत दिशा में माइनस में होता है, याद रखिएगा। और ये जो टोटल आपका 55 मिनट में तय कर रहा था, तो 55 आ बटा मिनट को घंटा में बदलने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। तो वही 11 पचे 55 और 12 पचे 60, 5 से काट दिए हैं तो 11 बटा 12 आ गया है ये आपका। तो इसको हम पहला समीकरण मान लेंगे, ठीक है। इसी तरह से दूसरा एक और बात बोला है उसको कर लेंगे। तो बोल रहा था कि धारा के विपरीत दिशा में जाने में उसको 4 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था और धारा के दिशा में 9 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था, धारा की दिशा यानी प्लस वाला, ठीक है। और टोटल उसको कितना मिनट टाइम लग रहा था, तो 1 घंटा 25 मिनट यानी 85 मिनट लग रहा था। मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दे दिए। अब इसको काट कूट किए तो 17 पचे 85, 12 पचे 60 यानी 17 बटा 12। अब हमें ये 2 गो समीकरण प्राप्त हो गया, यहाँ पे हमें 2 गो समीकरण प्राप्त हुआ, पहला और दूसरा। अब दोनों को कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे 5 लगल है, यहाँ पे 9 लगल है, इसको छोड़ दिए, इसको काटिए, छोटा है। तो यहाँ पे इसमें जो 4 लगा है इसमें गुना कर लीजिए और इसमें जो 3 लगा है इसमें गुना कर लीजिए और घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो लिखा हूँ 1 - 2 और पहले हम कितना से गुना करेंगे, ये 4 से गुना करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा, 4 पचे यहाँ 20 हो जाएगा, 11 पचे नहीं 11 चौक 44 हो जाएगा और सब नीचे वाला यहाँ छोड़ देंगे। तो देखिए वही हमने कर दिया है, देखिए लिख दिया है। उसके बाद में दूसरा जो समीकरण है इसमें हम कितना से गुना किए हैं, 3 से, तो 4 3 12 हो जाएगा, 9 3 27 हो जाएगा और 17 3 51 हो जाएगा। नीचे जैसे हुए से ही छोड़ देंगे और घटा देंगे। तो देखिए वही हमने लिखा और घटा दिया है, तो चिन्ह बदले, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, तो ये दोनों गोरा कट गया। और यहाँ पे आपका ये देखिए ये 20 में से ये 27 को कम होगा, ये माइनस है तो -7 आ जाएगा। और जो बटा है, बट्टा में जो दिया है ये लिखा गया। और यहाँ पे 12 12 है नीचे, तो ऊपर वाला में से ये ऊपर वाला घट जाएगा, 44 में से 51 को घटेगा तो माइनस कितना हो जाएगा, -7 आएगा। तो ये -7 इधरो है तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 से 7 कट गया, नीचे 12 x + y 12 हो गया, x + y बराबर कितना आया 12। तो हमें तो धारा के दिशा में जो है 12 आ गया ना जी, धारा के दिशा में जो उसका चाल आ गया 12 हो गया। और उसमें आपको बोला था कि कितना दूरी तय करने में, धारा के दिशा में तो कितना दूरी तय कर रहा था, 43.2 किलोमीटर दूरी तय कर रहा था। तो समय निकालना है, तो चाल बटा कितना हो गया समय, तो हम क्या करेंगे, पहले चाल दूरी बटा क्या हो जाता है, चाल होता है ना जी, और चाल बराबर दूरी बटा एगो समय होता है और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है ना। तो जो दूरी दिया था 43.2 दिया था ना किलोमीटर, और यहाँ पे नीचे हमारे चाल कितना आया था 12 धारा के दिशा में, और 12 से भाग देने पर कितना आ गया 3.6 घंटा इसका टाइम निकल गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया आपका 3.6, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे देखिए ये वाला कह रहा है कि एक कक्षा में कुछ छात्रों का वजन औसत 58.4 किलोग्राम जबकि 62.8 किलोग्राम औसत वजन वाले 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हुए, तो कक्षा में सभी छात्रों का औसत वजन कितना हो जाएगा, 0.55 किलोग्राम बढ़ जाता है। तो आरंभ में छात्रों की संख्या क्या थी, देखते हैं इसको। तो देखिए माना कि आरंभ में छात्रों की संख्या x था,
अब हम क्या करेंगे, जैसे दिया था उसके हिसाब से इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे दिया था। तो पहले कक्षा में कुछ छात्रों था, कुछ छात्र को हमने x मान लिया, ठीक है। उसका औसत कितना दिया था 58.4। तो इसको जब हम योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 58.4x। और फिर बोल रहा था कि जबकि 62.8 किलोग्राम वजन वाले 5 छात्र थे, तो 5 से इसको गुना करके जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा। और फिर बोला था कि और कक्षा में 5 छात्र उस कक्षा में और शामिल हो जाते हैं, 5 गो और शामिल हो जाते हैं इधर, तो x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और इन दोनों का औसत कितना हो जाएगा भाई, तो जो पहले x था उसका औसत कितना दिया था 58.4। और जो नया छात्र कुछ शामिल होते थे उसका आपका कितना दिया था 0.55 दिया था, तो इसको प्लस कर देंगे हम, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, तो इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। गुना करेंगे तो 314 हो जाएगा, दशमलव के बाद जीरो के मतलब कोई वैल्यू नहीं रहता, इसलिए छोड़ दिए हैं। और इसके बाद में हमने इसको कैसे किया है, तो ये 5 से, ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर दिया। ये दोनों को जोड़ देंगे, पहले जोड़ेंगे तो इतना हो जाएगा, ठीक है। इसको इतना कर देंगे जोड़ जाड़ के। उसके बाद में पहले हमने इसको कैसे किया है, देखिए 5 से एक बार इसमें किए हैं, माने गुना, इसको जोड़ जाड़ के 5 से एक बार गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा। फिर इसको जोड़ जाड़ के x से करेंगे तो इतना आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या किया है, उसके बाद में हम ये 314 है इधर छोड़े हैं, उधर से है इसको इधर बुला लिए हैं, और इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिए हैं और इसको इस पार बुला लिए। अब इसको घटाएंगे तो इतना आ जाएगा, इधर इधर घटा रहे हैं तो इधर आपका इतना आ रहा है, और इसको घटाने पर इतना आ रहा है, ठीक है। अब x का मान निकालेंगे और इतना से अगर इतना में भाग देंगे तो ये आ जाएगा 35, ठीक है। आप सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 35। चलते हैं आगे, देखते हैं 108 नंबर। देखिए 108 नंबर क्या बोला है, इसको देखते हैं। कह रहा है कि एक समूह में कई व्यक्तियों का औसत आयु की गणना 35 वर्ष के रूप में की गई थी, जो सही औसत 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्तियों की आयु 29 और 22 वर्ष के बजाय आपका 38 मतलब 38 38 38 वर्ष, और ये आपका कितना, तो आपका 40 वर्ष दर्ज करने में त्रुटि थी। तो समूह में व्यक्तियों की संख्या क्या थी, देखते हैं। तो देखिए इसको हमने क्या किया है कि मान लिया कि समूह में व्यक्तियों की संख्या x था। अब जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे हमने काम कर दिया है। देखिए इसमें क्या बोला था कि एक समूह में कई व्यक्तियों का समूह था, तो कई व्यक्तियों का समूह हमने x मान लेंगे, उसका गणना किया गया था, तो औसत कितना था 35, तो ये 35x हो जाएगा, ठीक है। उसका अगर आप योग निकालेंगे तो उसके बाद बोला था कि जो आपका सही औसत 2.5 वर्ष अधिक थी, ठीक है, 2.5 वर्ष अधिक थी, क्योंकि दो व्यक्ति का आयु कितना था, एगो 29 था, एगो 22 वर्ष दिया था, ठीक है ना। और जो आपका क्रमशः आपका 38.5 और 40 वर्ष दर्ज करने में त्रुटि थी। तो चलिए वही 38.5 एक व्यक्ति का और दूसरा व्यक्ति का आपका 40, ये त्रुटि में दर्ज करने का था। और लेकिन इसका कितना था 29 और 22 के बजाय वो लिखा गया था। और इधर आपका ये आपका कितना हो गया, तो यहाँ पे बोला था कि ये 32.5x हो गया है बराबर में कुल में। तो 32.5 कैसे हो गया था, ये बढ़ गया था ना, तो 35 में से ये 2.5 घटाएंगे तो ये 32.5 हो जाएगा, जो बढ़ोतरी था उसको माइनस करके लिख दिए हैं। इसको हम ऐसे ही छोड़ दिए, इन दोनों को जोड़े हैं तो इतना आ गया है, इन दोनों को जोड़े हैं तो इतना आ गया, इसको यहीं छोड़ दिए। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, इसको इस पार ले लिया, ई दोनों को प्लस माइनस ई माइनस था तो उधर गया प्लस, ई प्लस था तो माइनस हो गया, इसमें से इसको घटाए हैं तो इतना आ गया। उसके बाद में इसको में से इसमें घटाए हैं इतना, ठीक है, तो कितना आ गया 27.5 आ गया, 27.5 ऊपर आइए 2.5 से काटेंगे तो 11 में कट गया, तो जो कि आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी 11 हो जाएगा। आगे बढ़िए, ये देखिए बोल रहा है कि एक समबाहु एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी और ए सी के बराबर है। ये बी जो है किसके, ए सी के बराबर है,
और AD जो लंब है BC पर है, AD जो लंब है किस पर है, BC पर खींचा गया है। और BC का मान 6 दिया है, ये BC का मान आपका ये टोटल 6 दिया है, AD का मान आपका 4 दिया है, तो AB की ये लंबाई पूछा है। तो इसको तो हम यहीं पे बना सकते हैं। AD जब भाई आपका 4 दे दिया और ये आपका BC आपका ये 6 है टोटल, असमद्विबाहु बोला है, ठीक है। तो ये BC का ये क्या होता है, हाफ होता है, तो ये 3 हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये भी 3 हो जाएगा इधर, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, मेरे को ये AB निकालना है। तो ये देखिए 4 है, ये 3 है, तो यहाँ पे 90 का कोण बन रहा है, तो ये ट्रिपलेट काम कर रहा है, ट्रिपलेट 4 3 और कितना 5 का ट्रिपलेट होता है, ठीक है। 4 और 3 5 का ट्रिपलेट होता है, तो यहाँ पे AB का मान 5 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 5 होगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है, तो ऑप्शन नंबर ई आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 कार A और B दिल्ली से आपका 8:30 बजे और 9 बजे शिमला के लिए प्रस्थान करती है। वे क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। आगे बोल रहा है दिल्ली से कितने किलोमीटर की दूर दोनों एक साथ होंगे, ये देखना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने पहली कार द्वारा आधा घंटा में जो तय दूरी था, तो 1/2 गुने 40 हो जाएगा, क्योंकि 40 दूरी तय कर रहा था ना, देखिए 40 दूरी तय कर रहा था आधा घंटे में, तो इसको हम काट कूट करके कितना 20 किलोमीटर निकाल लेंगे। इसी तरह से मिलने में समय निकालना है, तो 20 आया है ना, तो 20 और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 50 का था एगो का चाल और दूसरे का चाल था, एगो का चाल 40 था, तो दोनों का अंतर कर लेंगे तो 10 आएगा, और इसको काटेंगे तो हमारा 2 आ जाएगा, 2 घंटा आ जाएगा मिलने का समय। अब हम क्या करेंगे, अभिष्ट दूरी निकालना है, तो चाल गुने समय, तो चाल कितना था भाई, 50 का चाल था और समय कितना निकला 2 का, ठीक है ना। बाद वाले का चाल कितना था, 50 था ना, और आपका समय कितना निकला 2 घंटा, तो इसका टोटल कितना हो गया गुना करके, तो 100 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर तो एक साथ करेंगे तो 100 किलोमीटर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 100 किलोमीटर। तो दोस्तों बताइए अब आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तुरंत आपका इसका पार्ट 2 भी अपलोड होगा, ठीक है। तो मैंने पार्ट 1 में आपका 40 क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दिया। मैं इसका PDF भी आपका अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दिए है, वहां से आप चाहेंगे तो PDF फ्री में आप ले सकते हैं, ठीक है। आपके लिए मैं फ्री में आपको PDF दूंगा, ठीक है, क्योंकि मेरा अभी चैनल अभी नया है, इसको ग्रो कराना है, तो आप लोगों के सपोर्ट है ना, कोई हम आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं, बस आपका मेरे को बस सपोर्ट चाहिए, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच करें, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को घंटी को दबा दीजिए, ठीक है। और आप क्या करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए, जहाँ पे भी आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं वहाँ पे शेयर करें, ताकि इसमें और भी इसका सदस्य बढ़ें, इस यूट्यूब का परिवार बढ़े। बस मेरा यही मकसद है, इसी के लिए मैं इतना आपके साथ मेहनत कर रहा हूँ और फ्री में आपको PDF दे रहा हूँ, कोई पैसा नहीं दे रहा हूँ, यही आपका पैसा है। सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर को बढ़ाएं और वॉच करें फुल, ठीक है, और दोस्तों में शेयर करें, यही आपका आपके लिए मेरे लिए यही आपका पैसा है, ठीक है।